बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे बीए प्रथम सेमेस्टर वालों के लिए। और आपको बता दूं कि इससे पहले बहुत सारे वीडियो आपके इकोनॉमिक्स के दे दिए गए हैं, उनको आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा को बिना समय गवाए हुए। इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीए प्रथम वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। ओके, चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका भाई इस वीडियो का। पहला प्रश्न है कि साधन की मांग निर्भर करती है। साधन की मांग जो है निर्भर करती है किस पर? ऑप्शन ए दिया है उसकी सीमांत उत्पादकता पर, ऑप्शन बी दिया है उसकी सीमांत आगम उत्पादकता पर, ऑप्शन सी दिया है आपको ए और बी दोनों, ऑप्शन डी दिया है उसकी पूर्ति पर। तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट होगा? सी ऑप्शन राइट है। उसकी सीमांत उत्पादकता पर भी और उसकी सीमांत आगम उत्पादकता पर भी उसकी साधन की जो मांग होती है वो निर्भर करती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, श्रम की पूर्ति को निर्धारित करने वाला कारक है। श्रम की जो पूर्ति होती है उसको कैसे निर्धारित किया जाता है? उसको निर्धारित करने वाले कुछ कारक जो हैं उनका कौन कौन से हैं? ऑप्शन है जनसंख्या का आकार, बिल्कुल ये श्रम की पूर्ति को निर्धारित करता है। कार्यशील जनसंख्या अनुपात ये भी निर्धारित करता है, और कार्य के घंटे ये भी निर्धारित करता है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा ये सभी। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, किसके अनुसार एक कथन है कि प्रत्येक साधन, क्या प्रत्येक साधन को दिया जाने वाला भुगतान उसके द्वारा उत्पादन में दिए गए योगदान के समान होना चाहिए। उत्पादन प्रक्रिया में दिए गए योगदान को सीमांत उत्पादकता के माध्यम से समझा जा सकता है। यह कथन किसका भाई? जेबी क्लार्क का है, या फिर एकरलीफ का है, या फिर माइकल स्पेंस का है, या फिर जॉर्ज यूले का है? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? तो इस कथन को कहा था जेबी क्लार्क महोदय ने। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं और बड़े ही आसानी से हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किस मान्यता पर आधारित है? मतलब सीमांत उत्पादकता सिद्धांत जो है मान्यता पर आधारित है किसके? ऑप्शन ए है साधनों की इकाइयों की का समरूप होना, बिल्कुल ठीक है। साधनों का विभाज्य होना इस पर भी निर्धारित करता है। तकनीकी ज्ञान पर भी जो है स्थिर रहना इस पर भी निर्धारित है। ऑप्शन इसका सॉरी डी करेक्ट है। ऑप्शन इसका डी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके अनुसार एक परिवर्तनशील साधन की स्थिति में व्यक्तिगत मांग वक्र को सीमांत उत्पादक के मूल्य वक्र की सहायता से दर्शाया जा सकता है? एक बार फिर से प्रश्न पढ़ें। किसके अनुसार एक परिवर्तनशील साधन की स्थिति में व्यक्तिगत मांग वक्र को सीमांत उत्पाद के मूल्य वक्र की सहायता से दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए है जो है ऑगस्टिन कोर्नो ने कहा था, या माइकल स्पेंस ने कहा था, या एपी लर्दन ने कहा था, या फिर गोल्ड एवं लेजर महोदय ने कहा था? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? गोल्ड एवं लेजर। ऑप्शन इसका डी होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, स्क्रीन पर देखें। प्रश्न है ये भी एक कथन ही है, और कथन किसने कहा है यही आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि यदि घरेलू उद्योग को प्रशुल्क जैसे संरक्षणात्मक उपाय लगा करके विदेशी प्रतियोगिता से रोका जाता है, तब वह सुस्त, मोटा व आलसी हो जाता है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर लैंका अस्टर का है, या फिर प्रोफेसर किंडल बर्जर का है, प्रोफेसर ओहलिन का है, या इनमें से किसी ने यह कथन नहीं कहा? यह कथन है मेरे प्यारे दोस्तों प्रोफेसर किंडल बर्जर। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, विदेशी व्यापार के भाग हैं, आयात व्यापार है, निर्यात व्यापार है, या पुनर्निर्यात व्यापार है? तो भाई विदेशी व्यापार के ये सभी होते हैं भाग। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किसके कथनानुसार विभिन्न राष्ट्र भिन्न देशी विनिमय नीतियां अपनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आंतरिक से भिन्न बनाने के लिए भिन्न राष्ट्रीय मुद्राओं के प्रचलन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका भाई? तो यह कथन जो कहा था वो कहा था प्रोफेसर किंडल बर्जस महोदय ने। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको देखने का प्रयास करेंगे। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपको हर एक सब्जेक्ट संबंधित वीडियो मैं देता रहता हूँ। हाँ, और अभी आपके रात के 8 बजे से बता दूं, रात के 8 बजे से हिंदी की क्लास आपकी लगी हुई है। आप लोग हिंदी की क्लास को एंजॉय करिएगा। उसके बाद में रात के आपकी 9 बजे से क्लास होगी किसकी भाई? रात के 9 बजे से आपकी क्लास होनी है शिक्षा शास्त्र बीए द्वितीय वर्ष की। तो आप लोग उसको ज्वाइन करें अगर जो व्यक्ति बीए सेकेंड ईयर वाले हों। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत क्या है भाई?
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए निक्षेप, बी है वास्तविकता, सी है विशिष्टीकरण और डी है सापेक्ष। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत क्या है भाई? विशिष्टीकरण जो है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत है। ऑप्शन इसका सा करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ क्या है भाई? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ बताने का प्रयास करें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ हैं स्पर्धा तथा मूल्यों की कमी या फिर एकाधिकारों से बचत या उपयुक्त दोनों। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? उपयुक्त दोनों। ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या अंतर है भाई? तो इसमें श्रम एवं पूंजी की गतिशीलता का अंतर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, या सीमा नियम का अंतर है, विभिन्न मुद्राओं का अंतर है। तो इन सभी का अंतर होगा। आप उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। श्रम एवं पूंजी की गतिशीलता, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर, तो इन सभी का अंतर होता है। सीमा नियम का भी अंतर होता है। ऑप्शन यहाँ पर इन सभी, ये सभी होना चाहिए। ओके, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक लागत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तुलनात्मक लागत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भाई? जो है कर्नल जो है रॉबर्ट परेग। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलनात्मक, अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न, तुलनात्मक लागत सिद्धांत का आधुनिक रूप क्या है? तुलनात्मक लागत सिद्धांत का आधुनिक रूप क्या भाई? लागतों को मुद्रा में व्यक्त करना, ये जो है आधुनिक जो है क्या है? जो है लागत सिद्धांत है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंटरनेशनल ट्रेड पुस्तक के लेखक कौन है भाई? टाजिंग महोदय हैं। कौन? टाजिंग। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, व्यापार की शर्तों को किस सिद्धांत के नाम से प्रसारित किया जाता है? व्यापार की शर्तों को किस सिद्धांत के नाम से प्रसारित किया जाता है? तो पारस्परिक मांग के सिद्धांत के नाम से। ऑप्शन इसका बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यापार की शर्त है, व्यापार की शर्त क्या है भाई? व्यापार की शर्त क्या है? ऑप्शन ए दिया है, दो देशों के बीच आयात विनिमय, नहीं, दो देशों के बीच में आयात और निर्यात व विनिमय। ऑप्शन इसका बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका, प्रोफेसर रॉबर्टसन ने व्यापार शर्तें विश्लेषित की हैं। प्रोफेसर रॉबर्ट ने व्यापार की शर्तें विश्लेषित कैसे की हैं? किस पर की हैं? उपयोगिता पर आधारित है इनकी, जो इन्होंने करी है। ऑप्शन इसका सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यापार की शर्तों से तटकर नीति में कर लगाया जाता है। व्यापार की शर्तों से तटकर नीति में कर लगाया जाता है, निर्यात पर या आयात पर, या फिर आयात व निर्यात दोनों पर। तो आयात और निर्यात दोनों पर। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला देखते हैं, तट माने जैसे समुद्र के तट पर जो बंदरगाह वगैरह होते हैं, फिर इधर से जाने के लिए, तो उस पर तट कर लगाया जाता है। प्रश्न आपका अगला है कि व्यापार के वास्तविक लागत मतलब लाभों का, क्या व्यापार के वास्तविक लाभों का निर्धारण करने के लिए किस व्यापार शर्त का प्रयोग होता है? बताने का प्रयास करें फटाफट से। एक घटकीय या फिर द्वि घटकीय वास्तविक लागत। तो व्यापार के वास्तविक लाभों का निर्धारण अगर करना है आपको, व्यापार के वास्तविक लाभों का निर्धारण करने के लिए जो है आपको जो है वास्तविक लागत शर्त वाला जो है इसका प्रयोग करना पड़ेगा, वास्तविक लागत। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। सी में दिया है वास्तविक लागत, यही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाला घटक है। व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाला घटक कौन सा? स्थापन वस्तुओं की उपलब्धता, या प्रशुल्क नीति, या मांग एवं पूर्ति की लोच। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? प्रशुल्क नीति। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अन्य बातों के समान रहने पर, अन्य बातों के समान रहने पर यदि देश के निर्यातों की पूर्ति लोचदार है, तब व्यापार की शर्त उस देश के लिए क्या होगी? अनुकूल होगी या प्रतिकूल होगी या प्रभावित होगी? तो जाहिर सी बात है अनुकूल होगी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, व्यापार की शर्तों के जन्मदाता हैं। व्यापार की शर्तों के जन्मदाता कौन है भाई? प्रोफेसर मिल जो है यही व्यापार की शर्तों के जन्मदाता। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, सरकार की नीति देश की व्यापार शर्तों पर क्या प्रभाव डालती है? सरकार की नीति देश की व्यापार शर्तों पर क्या प्रभाव डालती है भाई? तो क्या प्रभाव डालती है? प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? ऑप्शन मतलब कि तत्व है कौन से? तटकर नीति, या कीमत स्तर, या फिर आर्थिक विकास, या फिर उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जाहिर सी बात है लिखा है, क्या होगा? डी ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, स्वतंत्र व्यापार के प्रबल समर्थक अर्थशास्त्री हैं। स्वतंत्र व्यापार के प्रबल समर्थक अर्थशास्त्री हैं। कौन है भाई? है लिखा है ना, है लिखा है, डी मारो। ऑप्शन इसका डी। प्रोफेसर एडम स्मिथ भी हैं, सर थॉमस मन और कोलबर्ट, ये सभी जो है स्वतंत्र व्यापार के प्रबल समर्थक अर्थशास्त्री हैं। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, अगला प्रश्न आपके समक्ष है,
अगला प्रश्न कौन सा, स्वतंत्र व्यापार हानि होती है। जब भी लाभ हानि वगैरह की बात करी तो हमने बताया था ऊपर एक डी सभी मिलता है, ऊपर एक सभी। ओके, स्वतंत्र व्यापार से हानि होती है, भुगतान असंतुलन की बिल्कुल, शिशु जो है उद्योगों का पतन, और उसके बाद में आत्मनिर्भरता के लिए घातक, तो ये सभी ऑप्शन इसका डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संरक्षण व्यापार के जन्मदाता कौन है भाई। संरक्षण व्यापार के जन्मदाता कौन है, प्रोफेसर हैमिल्टन है। कौन है, प्रोफेसर हैमिल्टन, ऑप्शन इसका सी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा भाई सभी लोग, अगला प्रश्न देखिएगा, स्वतंत्र व्यापार, अगला प्रश्न क्या है, स्वतंत्र व्यापार नीति की दशा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पूर्ण स्वतंत्रता होती है, सरकार हस्तक्षेप करती है, पूर्णतः लोचदार जो है मांग पूर्णतः लोचदार होती है, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई, सरकार हस्तक्षेप करती है। स्वतंत्र व्यापार नीति की दशा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सरकार हस्तक्षेप करती है, ऑप्शन इसका भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, शिशु उद्योगों में विदेशी प्रतिक्रियाओं से बचाने हेतु निम्न में से कौन सी नीति उपयुक्त होगी। संरक्षण नीति, स्वतंत्र व्यापार नीति या प्रतियोगिता नीति, कौन सी नीति होगी, संरक्षण नीति, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है स्क्रीन पर। अगला प्रश्न क्या है, प्रशुल्क करों की वह मात्रा, क्या भाई प्रश्न क्या है, प्रशुल्क करों की वह मात्रा जो एक देश के द्वारा विदेशी आयातित वस्तुओं पर वसूल की जाती है, यह कथन किसका है। तो प्रोफेसर एल्सबर्थ महोदय का यह कथन है, किसका है, प्रोफेसर एल्सबर्थ का, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी लोग, अगला प्रश्न आपका कि सीमा शुल्क लागू किया जाता है क्या। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सीमा शुल्क लागू किया गया है, सीमा शुल्क लागू किया गया भाई 1950 में, 1951 में, 1948 में। तो सीमा शुल्क जो लागू किया गया है वो इनमें से किसी नहीं, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, सीमा शुल्क का प्रभाव होता है, सीमा शुल्क का प्रभाव होता है, भुगतान संतुलन बिल्कुल होता है, संरक्षणात्मक होता है, आगम होता है, ऑप्शन इसका डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, उत्पादन के उपादान कौन है, उत्पादन के उपादान कौन है भाई, तो उत्पादन के उपादान हैं कितने हैं, 5 हैं, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्पादन का साधन नहीं है, उत्पादन का साधन नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, भूमि नहीं, श्रम है, पूंजी, कौन सा नहीं है, तो उत्पादन का साधन क्या नहीं भाई, सूर्य का प्रकाश जो है उत्पादन का साधन नहीं है, ऑप्शन इसका बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्पादन संभव नहीं है, उत्पादन संभव नहीं भाई, भूमि और श्रम के अभाव में उत्पादन हो ही नहीं सकता। भूमि अगर और मेहनत नहीं करेंगे आप, आपके पास ना खेत है ना आप मेहनती हैं, तो आप उत्पादन संभव नहीं, उत्पादन नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, श्रम उत्पादन के स्वामी को क्या कहते हैं, श्रम उत्पादन के स्वामी को क्या कहते हैं भाई, श्रमिक कहते हैं, श्रम उत्पादन के स्वामी को श्रमिक कहते हैं, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्पादन की अनिश्चितता को कौन वहन करता है, उत्पादन की अनिश्चितता को कौन वहन करता है भाई, उद्यमी या साहसी व्यक्ति, ऑप्शन इसका भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मजदूरी के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया, मजदूरी के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया था भैया, जे.एस. मिल ने किया था, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मजदूरी के सिद्धांत सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के से कौन अर्थशास्त्री संबंधित है, मजदूरी के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से कौन अर्थशास्त्री संबंधित है भाई, कौन है, तो सैमुअल्सन है, ऑप्शन इसका भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है भाई, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कौन सा है कि टाजिंग ने क्या, टाजिंग ने वितरण के सिद्धांत सीमांत उत्पादकता सिद्धांत पर सुधार कर उसे क्या नाम दिया है, तो क्या नाम दिया भाई, उसको क्या नाम दिया है, बट्टा की गई प्रत्याशित आय नाम दिया है, ऑप्शन इसका सी में दिया, बट्टा की गई जो है प्रत्याशित आय। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पूर्ण जो है प्रतियोगिता में मजदूरी की दर को व्यक्त किया जाता है, पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी की दर को व्यक्त करता है, कौन व्यक्त करता है भाई, एमआरपी इज लेस देन एआरपी, ओके, एमआरपी इज लेस देन एआरपी, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अपूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी दर की मजदूरी की दर के निर्धारण में क्या होता है भाई, क्या होता है, तो एम डब्ल्यू इज जो है लेस देन एमआरपी, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, लगान की सर्वप्रथम एक स्पष्ट व संतोषजनक व्याख्या किसने की, लगान की सर्वप्रथम एक स्पष्ट व संतोषजनक व्याख्या किसने करी भाई, तो रिकार्डो महोदय ने करी, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री का नाम आधुनिक सिद्धांत से जुड़ा है, किसका जुड़ा भाई, पीगू का, मार्शल का, रॉबर्टसन का, या श्रीमती जॉन रॉबिन्स का, किसका नाम जुड़ा हुआ है, श्रीमती जॉन रॉबिन्स का नाम जो है आधुनिक अर्थशास्त्रियों से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, आभास लगान के प्रतिपादक कौन है, आभास लगान के प्रतिपादक कौन है, आभास लगान के प्रतिपादक, तो मार्शल है प्रोफेसर, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आभास लगान, आभास लगान इनमें से कौन सा भाई, आभास लगान टी आर जो है माइनस
TBC, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र में सीमांत भूमि से तात्पर्य उस भूमि से है जिस पर क्या होता है, कोई लगान उत्पन्न नहीं होता है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, रिकार्डो के विचार में कौन सा कथन सत्य है। रिकार्डो के विचार में कौन सा कथन सत्य है भैया, कीमत कारण है और लगान उसका परिणाम है, ये कथन सत्य है रिकार्डो के अनुसार, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, आभास लगान क्या होता है भाई, आभास लगान जो होता है वह इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होता है। फर्म के कुल लाभ के बराबर होता है, ये सब गलत है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, आभास लगान कब उत्पन्न होता है। आभास लगान कब उत्पन्न होता है भैया, अल्पकाल में उत्पन्न होता है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पूर्ण अविशिष्ट साधनों में जो है अविशिष्ट साधनों में कोई लगान उत्पन्न नहीं होती है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, आभास लगान फर्म की TFC की राशि के बराबर एवं कुल लाभ से अधिक उत्पन्न होता है, सदैव नहीं है, कभी कभी, कभी नहीं, या फिर सदैव, तो बताने का प्रयास करें। आभास लगान फर्म की TFC की राशि के बराबर एवं कुल लाभ से अधिक होता है, सदैव नहीं, कभी कभी होता है, ऑप्शन इसका ये करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, लगान भूमि की उपज का वह भाग होता है जो भूस्वामी को भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्ति के उपयोग के बदले दिया जाता है, इस कथन का संबंध किस अर्थशास्त्री से, किसने कहा था भैया, तो इसको रिकॉर्डो महोदय ने कहा था, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। सॉरी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, भूमि प्रकृति का किस प्रकार का उपहार है। तो भूमि प्रकृति का भैया कैसा उपहार है, निःशुल्क है, ऑप्शन इसका ये करेक्ट है, निःशुल्क उपहार है। अगला प्रश्न देखते हैं, लगान से आशय उन उत्पादन साधनों को किए गए भुगतानों से होता है जिनकी पूर्ति पूर्णतः लोचदार नहीं होती। यह कथन किसका भाई, लगान से आशय उन उत्पादन के साधनों को, मतलब कि उन उत्पादन साधनों को किए गए भुगतानों से होता है जिनकी पूर्ति पूर्णतः लोचदार नहीं होती। यह कथन कहा था प्रोफेसर स्टोनियर और हेग ने, ऑप्शन इसका ही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लगान का रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा लगान का रूप है भैया, कुल लगान, आर्थिक लगान, या फिर मतलब कि प्रसंविदा लगान, तो ये सभी लगान है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, भूमि के प्रयोग के बदले में जो उसके मालिक को दिया जाता है उसे लगान कहते हैं, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है, तो यह कथन कार्बर महोदय ने कहा था, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लगभग 57 प्रश्न जो कि हमने आपको बता दिए। 57 प्रश्न को हमने कितने समय में बता दिया भाई, 17 मिनट में, 17.5 मिनट में हमने 57 प्रश्नों को आपको बता दिया। 17×3=51, 1 मिनट में 3 प्रश्न हमने आपको बताया। सोचिए इतने कम समय में आपने ज़्यादा प्रश्नों को देख लिया। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार लगातार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके, और आपको बता दूं कि जो है, और इससे पहले वाली वीडियोस जो पड़ी हुई हैं उनको भी देख लीजिएगा, वो भी परीक्षा की दृष्टि से आपके इम्पोर्टेंट है। 57 महत्वपूर्ण MCQs मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं इस समय, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग जो है 2-3-4 बार वीडियो को देख लेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, आप प्रश्नों को याद करने में के चक्कर में जितना पढ़ते हैं उतनी बार अगर आप लोगों ने वीडियो को ईयरफोन लगा करके सुन लिया ना, 10-12 चक्कर अगर आप सुन लेते हैं तो आपके वैसे याद हो जाएगा, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके प्रश्न जब एग्जाम से दिमाग में फंसेगा, प्रश्न आएगा, तो आप आसानी से उस प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। ओके, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।